अम, आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अ, जो आजकल हर जगह छाया हुआ है। बिल्कुल और थोड़ा डरावना भी है। मतलब सोचिए, कोई 19 साल का स्टूडेंट कॉलेज के पहले दिन अपनी क्लास में बैठा है और तभी एक रिपोर्ट आती है कि जब तक वो ग्रेजुएट होगा, दुनिया भर में 37.5 करोड़ लोगों को अपना पेशा बदलना पड़ेगा। बाप रे! ये नंबर ही इतना बड़ा है कि किसी की भी रातों की नींद उड़ जाए। सही में। और आजकल की हेडलाइंस देखकर तो यही लगता है कि हम किसी हॉलीवुड की डरावनी साई-फाई फिल्म और किसी मोटिवेशनल सेमिनार के बीच में फंस गए हैं। हाँ, वो एक तरफ लोग कहते हैं दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ, और दूसरी तरफ कोई बता रहा होता है कि इस एआई की मदद से हर कोई रातों-रात करोड़पति बन सकता है। मतलब चल क्या रहा है? देखिए, इस तरह के शोर में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो असली सच्चाई और डेटा है ना, हुँ, वो कहीं दब कर रह जाता है। हुँ। हॉलीवुड की फिल्मों वाला डर बहुत आसानी से बिकता है, पर जब हम हकीकत देखते हैं, तो तस्वीर पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। उसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज़ होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ग्रे एरियाज मौजूद हैं। और आज के इस गहरे विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य उन्हीं ग्रे एरियाज़ पर रोशनी डालना है। मतलब 2026 का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सच में नौकरियाँ खत्म कर देगा? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में है। हमारे पास जो स्रोत और रिपोर्ट्स हैं, खास तौर पर मैकेंजी की जो ताज़ा रिपोर्ट है, वो एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी जटिल तस्वीर पेश करती है। हम्म। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो दिन भर अपनी स्क्रीन घूरता है या वो अकाउंटेंट जो बैलेंस शीट मिला रहा है, उनके मन में जो डर है, उसकी असली सच्चाई क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उस डर का आधार मैकेंजी की वही रिपोर्ट है जिसका जिक्र आपने अभी किया। उस रिपोर्ट के आंकड़े कहते हैं कि 2030 तक ग्लोबल लेवल पर लगभग 375 मिलियन यानी 37.5 करोड़ कर्मचारियों को अपना ऑक्यूपेशन पेशा बदलना पड़ सकता है। 37.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और जब इतना बड़ा आंकड़ा सामने आता है तो पैनिक होना एक नेचुरली इंसानी रिएक्शन है। लेकिन रिपोर्ट को सिर्फ ऊपरी सतह से पढ़ना एक बहुत बड़ी भूल होगी। मैं समझाती हूँ क्यों। हाँ, बताइए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गहराई में जाना दिलचस्प हो जाता है। देखिए, पेशा बदलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई अचानक बेरोजगार हो जाएगा और सड़क पर आ जाएगा। रिपोर्ट में जॉब लॉस और जॉब शिफ्ट यानी काम के तरीके में बदलाव, इनके बीच एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी अंतर बताया गया है। अच्छा, जॉब लॉस नहीं, बल्कि जॉब शिफ्ट। हाँ, और यही इस पूरे डेटा का सबसे अहम हिस्सा है। क्या कुछ खास तरह की नौकरियां खत्म हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल हो रही हैं। लेकिन क्या काम खत्म हो रहा है? ऐसा नहीं है। मतलब काम बदल रहा है। सही कहा। जो रिपोर्ट नौकरियों के जाने की बात करती है, वही डेटा ये भी दावा करता है कि 97 मिलियन नई नौकरियां भी पैदा होंगी। वाओ, 97 मिलियन नई जॉब्स। बिल्कुल। हम एक ऐसे ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हैं जहां पुरानी भूमिकाएं नई भूमिकाओं में ढल रही हैं। तो इसको डर की तरह देखने के बजाय एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट की तरह देखना ज्यादा लॉजिकल है। ये तो हो गई ग्लोबल रिपोर्ट और करोड़ों के आंकड़ों की बात। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो डेटा या मॉडल कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में या वेस्टर्न कंट्रीज में काम करता है, क्या वो सच में भारत पर अप्लाई होता है? ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। क्योंकि भारत की 14 अरब आबादी का जो ढांचा है, वो तो वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत अलग है ना? बहुत अलग है। भारत का जो सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, वो पश्चिम से एकदम विपरीत है। यहाँ का जॉब मार्केट किसी एक सांचे में नहीं ढाला जा सकता। सही बात है। ये खेतों की पगडंडियों से शुरू होकर सरकारी दफ्तरों की फाइलों से गुजरता हुआ बेंगलुरु के हाईटेक आईटी पार्क्स तक फैला है। तो वेस्टर्न कंट्रीज का एआई इम्पैक्ट मॉडल भारत पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता। पर क्यों? क्योंकि यहाँ काम करने का अपना एक अनोखा तरीका है। यहाँ एक नेचुरल बफर है, एक सुरक्षा चक्र है जो हमें बचाता है। यहाँ थोड़ा रुक कर सोचते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि तकनीक तो आखिर तकनीक है। अ, एक कोड या एक एल्गोरिथम को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि वो अमेरिका के किसी सर्वर पे चल रहा है या भारत के किसी दफ्तर में? हाँ, कोड तो सेम ही होता है। वही ना। तो क्या कोई देश सच में इस तकनीकी तूफान से सिर्फ अपनी आबादी और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के नाम पर बचा रह सकता है? देखिए, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है।
तकनीक बिल्कुल समान हो सकती है, लेकिन किसी भी तकनीक के लागू होने की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ अडॉप्शन वो हमेशा उस देश की ज़मीनी हकीकत पर निर्भर करती है। अच्छा, स्पीड ऑफ अडॉप्शन। हाँ, अमेरिका में अगर कोई नई ऑटोमेशन तकनीक आती है, तो उनका कॉर्पोरेट ढांचा उसे सीधे लागू कर देता है। पर भारत में किसी भी नई चीज़ को लागू होने से पहले 100 तरह की व्यावहारिक और ढांचागत बाधाओं से गुजरना पड़ता है। सही बात है, सिस्टम ही ऐसा है यहाँ। और यहाँ एक जुगाड़ की मानसिकता भी है। हम्म। हम लोग कम संसाधनों में काम चलाने और नई हालात में तेजी से ढलने में माहिर हैं। तो ये जो बफर है ना, ये कोई दीवार नहीं है जो एआई को रोक देगा। तो फिर क्या है ये? ये एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो बदलाव की रफ्तार को धीमा कर देता है, ताकि लोगों को संभालने का मौका मिल सके। समझ गया। लेकिन अगर भारत के पास ये शॉक एब्जॉर्बर है भी, तो कुछ नौकरियां तो ऐसी होंगी जो इस बफर के बावजूद खतरे में हैं, जिसे हमारे सोर्सेज रेड जोन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। बफर का मतलब पूरी तरह सुरक्षित होना तो नहीं है ना। रेड जोन में सबसे ऊपर वो जॉब्स हैं जिन्हें हम रेपिटेटिव डेटा जॉब्स कहते हैं। रेपिटेटिव डेटा जॉब्स मतलब जैसे? यानी ऐसे काम जिनमें कोई नया विचार नहीं लगाना पड़ता, बस बार बार एक ही तरह के डेटा को प्रोसेस करना है। जैसे डेटा एंट्री हो गया, बेसिक अकाउंटिंग हो गई या पेरोल प्रोसेसिंग। तो क्या इसका मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ गणित के बेसिक जोड़ घटाव तक सीमित नहीं है? अरे नहीं नहीं, एआई अब सिर्फ नंबर नहीं जोड़ रहा है। आज का जो एडवांस सॉफ्टवेयर है ना, वो इनवॉइस को खुद पढ़ सकता है, अलग अलग टैक्स कोड्स को समझ सकता है, और अगर किसी बिल में कोई एनोमली है, कोई गड़बड़ी है? हाँ, कोई गड़बड़ी है, तो उसे खुद ही फ्लैग कर सकता है। सोचिए, जो काम एक जूनियर अकाउंटेंट 8 घंटे लगाकर अलग-अलग फाइल्स को मैच करके करता था, वही मशीन अब 20 मिनट में कर रही है, और वो भी बिना किसी इंसानी गलती के। वाओ! 8 घंटे का काम 20 मिनट में। और मुझे लगता है ये बात सिर्फ नंबरों पर लागू नहीं होती। शब्दों और क्रिएटिविटी के निचले स्तर पर भी तो यही हो रहा है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बेसिक कंटेंट क्रिएशन को ही देख लीजिए। बिना किसी नए विचार या किसी यूनिक एंगल के लिखे गए ऑर्डिनरी ब्लॉग पोस्ट्स हों, या एक भाषा से दूसरी भाषा में डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो, या फिर ग्राफिक डिज़ाइन के बेसिक टेम्पलेट्स हों। हाँ, ये सब बहुत तेजी से ऑटोमेट हो रहे हैं। और इसके अलावा बेसिक कस्टमर सपोर्ट का एरिया भी इसी जोन में आता है, जो भारत की बीपीओ इंडस्ट्री के लिए तो एक खतरे की घंटी है। सही बात है। अगर हम इसको और बारीक से समझें, तो जो टियर 1 कॉल सेंटर का काम है, वो पूरी तरह से मशीन के हवाले हो रहा है। टियर 1 यानी वो बेसिक कॉल्स। हाँ, वही, जहाँ कस्टमर कॉल करता है और उसे पहले से तय सवालों के रटे-रटाए जवाब दिए जाते हैं, जैसे पासवर्ड कैसे रीसेट करें या मेरा रिफंड कब आएगा? इन सवालों को समझने और उनके एक्यूरेट जवाब देने का काम अब एफएक्यू बॉट्स बिना थके कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? जो लोग इस एआई को बना रहे हैं, यानी जो कोडर्स हैं, वो खुद भी इस रेड जोन से बाहर नहीं है। बेसिक कोडिंग भी खतरे में है। यहाँ ना हमें बॉयलर प्लेट कोड का जिक्र करना चाहिए। बॉयलर प्लेट कोड। हाँ, बॉयलर प्लेट कोड मतलब कोड का वो उबाऊ और बेसिक हिस्सा जो किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए फाउंडेशन का काम करता है, और जिसे डेवलपर्स को हर नए प्रोजेक्ट में बार-बार एक ही तरह से लिखना पड़ता है। अच्छा, तो वो भी ऑटोमेट हो रहा है? बिल्कुल। और जो शुरुआती लेवल की डिबगिंग होती है, यानी कोड में गड़बड़ियां खोजना, ये सब काम अब गिटहब को पायलट, क्लॉड और चैट जीपीटी जैसे टूल्स बहुत तेजी से कर रहे हैं। देखिए, ये पूरी स्थिति मुझे ना वॉशिंग मशीन के आविष्कार जैसी लगती है। ओह! वॉशिंग मशीन, कैसे? हाँ, मतलब जब वॉशिंग मशीन आई, तो उसने हाथ से कपड़े रगड़कर धोने का वो मेहनत वाला रेपिटेटिव काम इंसान से छीन लिया। मशीन ने इंसानी मेहनत को कम ज़रूर किया, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कौन से कपड़े रंग छोड़ेंगे, किन नाजुक कपड़ों को एक साथ नहीं धोना है और कौन सा वॉश साइकिल चलाना है, ये तय करने के लिए इंसान के दिमाग की ज़रूरत तो आज भी है ना। मशीन खुद से कपड़े छाँट कर तो नहीं धो सकती। अरे वाह! ये वॉशिंग मशीन वाली तुलना बहुत ही सटीक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर मैकेनिज्म को समझाती है। है ना? हाँ, मशीन आपकी मेहनत कम कर रही है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता नहीं ले रही। यही वजह है कि भले ही बेसिक कोडिंग एआई कर रहा है, लेकिन सीनियर डेवलपर्स की डिमांड इंडस्ट्री में अभी भी लगातार बढ़ रही है। क्योंकि वो जानते हैं कि क्या करना है। कई गुना ज्यादा काम प्रोड्यूस कर सकता है।
वो तय करता है कि कौन सा आर्किटेक्चर यूज होगा और एआई उसके डायरेक्शंस पर वो बॉयलर प्लेट कोड लिख देता है। दिशा इंसान की, मेहनत मशीन की। सही बात है। तो अगर वॉशिंग मशीन वाला सारा रिपीटेटिव काम एआई कर रहा है, तो फिर इंसानों के पास वो कौन से काम बचते हैं जिन्हें एआई किसी भी हालत में छू नहीं सकता? देखिए, यहाँ इंसानियत की जो सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी ना, यानी हमारे इमोशंस, जी। वही अब हमारी सबसे बड़ी ढाल बन रहे हैं। इमोशंस ढाल बन रहे हैं? हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस की जगह कोई एल्गोरिदम नहीं ले सकता। आप किसी थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक या काउंसलर के काम को ही ले लीजिए। हम्म। जब कोई इंसान बहुत गहरे दुख या जिंदगी के किसी बड़े तनाव से गुजर रहा होता है, तो वो किसी स्क्रीन या कोड की तरफ थोड़ी देखता है। बिल्कुल नहीं। उस वक्त इंसान ही चाहिए होता है। सही कहा। उसे एक दूसरे इंसान की आंखों में वो समझ और सहानुभूति चाहिए होती है जो केवल दर्द महसूस करने वाला ही दे सकता है। और शारीरिक कौशल यानी जो फिजिकल और डेक्सटेरिटी वाले काम हैं, वो भी तो पूरी तरह से इंसानों के कब्जे में है। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर या सर्जन का काम। हाँ, बिल्कुल। कोई भी रोबोट एक कंट्रोल्ड फैक्ट्री में तो कार जोड़ सकता है, लेकिन किसी पुराने भारतीय घर की जो दशकों पुरानी उलझी हुई और बेतरतीब वायरिंग होती है ना, हाँ। उसे देखकर ये समझना कि कौन सा तार कहाँ जा रहा है। वहां तो रोबोट का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वही तो। ये एक अनस्ट्रक्चर्ड माहौल है जहां रोबोट काम नहीं कर सकता। इसे हम क्रिएटिव डायरेक्शन के नजरिए से भी देख सकते हैं। एक्सिक्यूशन यानी किसी काम को अमली जमा पहनाना वो एआई कर सकता है, पर दिशा तो इंसान ही दिखाएगा। जैसे? मान लीजिए दिल्ली के ऑडियंस के लिए दिवाली का एक एड कैंपेन तैयार करना है। अब उसमें दिल्ली की सड़कों की वो खास चहल पहल, वो कल्चरल न्यूएंसेस और लोगों को वो एड देखकर कैसा फील होना चाहिए। वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, ये गहरी समझ किसी भी एआई में नहीं डाली जा सकती, क्योंकि वो डेटा से सीखता है, जिंदगी जीने के अनुभव से नहीं। लेकिन यहाँ एक पेच है। एक सवाल आता है मेरे दिमाग में। कैसा सवाल? ये बात तो साफ है कि एआई में सचमुच की भावनाएं नहीं हैं। वो दुख या खुशी महसूस नहीं कर सकता। लेकिन क्या वो इतनी चालाकी से इंसानी सहानुभूति की नकल नहीं कर सकता कि सामने वाले को पता ही ना चले? नकल करने की बात कर रहे हैं आप? हाँ। आजकल के कुछ एडवांस चैटबॉट्स जिस तरह से बात करते हैं, उससे तो अच्छे-अच्छे लोग धोखा खा जाएं। अगर वो एम्पैथी की नकल कर सकता है, तो क्या वो इमोशनल काम नहीं छीन सकता? देखिए, एम्पैथी की नकल करना यानी फेक एम्पैथी दिखाना वो एक बात है, हम्म। पर उस हमदर्दी के साथ जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी लेना बिल्कुल अलग बात है। अकाउंटेबिलिटी। इसे हम लीडरशिप के उदाहरण से समझते हैं। एक टीचर जो किसी बच्चे के घर के खराब हालात समझकर उसे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता है, या फिर कोई सीईओ, नेता या जज जो हाई स्टेक्स फैसले लेते हैं। जहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। बिल्कुल। जब जिंदगी, करियर या करोड़ों रुपयों का दाव लगा हो, तो समाज हमेशा एक इंसान पर ही भरोसा करेगा। क्योंकि अगर कोई भारी गलती हो जाए, तो किसी एल्गोरिदम या सर्वर को तो जेल नहीं भेजा जा सकता ना। सही बात है। मशीन को किसी बात का पछतावा तो होता नहीं है, और समाज को पछतावा और जवाबदेही चाहिए होती है। ठीक, यही पॉइंट है। जवाबदेही हमेशा इंसान की ही होती है। एआई केवल सलाह दे सकता है, पुराने फैसलों का एनालिसिस करके कुछ ऑप्शंस दे सकता है, लेकिन आखिरी फैसला लेने का साहस और उस फैसले का बोझ उठाने की क्षमता सिर्फ इंसान में ही होती है। समझ गया। इसी तरह जो स्किल्ड ट्रेड्स हैं, जैसे लोकल मसालों के साथ एक्सपेरिमेंट करके एक नई डिश बनाने वाला शेफ, या आसमान देखकर बारिश का अंदाज़ा लगाने वाला किसान, या आपसे बात करके आपका भरोसा जीतने वाला कोई रियल एस्टेट एजेंट, इन सब में एक ह्यूमन कनेक्शन शामिल है। हाँ, रिश्ता जुड़ता है। इन सभी बातों का निचोड़ यही है कि एआई एक टूल है, कोई कलीग या सहकर्मी नहीं। ये तो हो गई कागजी बातों और इंसानी खूबियों की चर्चा। लेकिन असल दुनिया में आज इसी वक्त कंपनियों के अंदर क्या चल रहा है? क्या भारत के अलग-अलग सेक्टर्स सच में इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर हम आईटी सेक्टर को देखें, जो हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर क्या हालचाल है? आईटी सेक्टर में तस्वीर बहुत तेजी से और एकदम क्लियर बदल रही है। हाँ।
बड़ी कंपनियों ने जूनियर लेवल पर हायरिंग की रफ्तार काफ़ी धीमी कर दी है। अच्छा। हाँ, इसका मैकेनिज्म बहुत ही सीधा है। हम्म, जो टेस्टिंग या डीबगिंग का काम पहले 10 फ्रेशर्स मिलकर करते थे, हाँ। वो अब 1 या 2 एक्सपीरियंस्ड लोग एडवांस्ड एआई टूल्स की मदद से आराम से कर लेते हैं। 10 लोगों का काम 2 लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके ठीक उल्टी तरफ हम्म, एआई आर्किटेक्ट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट की डिमांड आसमान छू रही है। उनकी हायरिंग बढ़ रही है। कंपनियां अब उन लोगों को ढूंढ रही हैं जो इन नई मशीन्स को सही दिशा दे सकें। और अगर हम भारत के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एक क्षेत्र की बात करें, यानी सरकारी नौकरियां, वहां क्या हो रहा है? सरकारी नौकरियां फिलहाल इस एआई के तूफान से काफी हद तक अछूती हैं। बची हुई हैं? हाँ, और इसके पीछे तकनीकी कारण कम और सिस्टम से जुड़े कारण ज्यादा हैं। जैसे कि? जैसे पॉलिसी मेकिंग, विभागों के बीच की जो लाल फीताशाही होती है, रेड टेप जिसे कहते हैं, और हमारा बाबू कल्चर, हम्म, इन सब की जो जटिलताएं हैं ना, उन्हें किसी भी एआई मॉडल के लिए समझना लगभग असंभव है। मतलब एआई भी सरकारी फाइल क्लियर नहीं करवा सकता। बिल्कुल नहीं। या ये सिस्टम इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं और इंसानी दखल पर इतने निर्भर हैं कि इन्हें रातों रात ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। हम्म, और इसके अलावा किसी भी देश की पॉलिटिकल इकोनॉमी एकदम से मास अनएम्प्लॉयमेंट का जोखिम नहीं उठा सकती, हम्म। वरना समाज में अस्थिरता आ जाएगी। तो सरकारी सिस्टम की ये धीमी रफ्तार एक तरह से वरदान साबित हो रही है फिलहाल। एक तरह से हाँ। लेकिन अगर हम गिग इकोनॉमी की तरफ देखें, जहां जोमेटो और ऊबर जैसी सर्विसेज आती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में तो भाई ऑटोनॉमस यानी ड्राइवरलेस गाड़ियों पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो क्या भारत के ड्राइवर कल से बेरोजगार हो जाएंगे? देखिए, ड्राइवरलेस गाड़ियां ना पश्चिम की साफ सुथरी और अनुशासित सड़कों पर भले ही कामयाब हो जाएं, लेकिन भारत की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे ट्रैफिक का जो केओस है ना, वो एआई के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। पहेली कैसे? हमारी सड़कों पर कोई सेट पैटर्न थोड़ी होता है। ये बात तो है। मतलब हमारी सड़कों के अचानक आ जाने वाले गहरे गड्ढे, या बीच सड़क पर आराम से बैठ जाने वाली गाय, और रॉन्ग साइड से आने वाले लोग। सही में। ये वो चीजें हैं जो फिलहाल हमें दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई से बचा रही हैं। कोई एल्गोरिदम ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कि भारत की सड़क पर अगले सेकंड आखिर क्या होने वाला है। ये अपने आप में एक बड़ी अनोखी और मजेदार सच्चाई है। सुनने में मजेदार जरूर है, लेकिन टेक्निकली एकदम सच है। अनप्रिडिक्टेबल माहौल ना एआई का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसीलिए अगले 5 से 7 साल तक फुल्ली ऑटोनॉमस व्हीकल्स यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एग्रीकल्चर यानी कृषि की बात करें, जिससे भारत की 40% से ज्यादा आबादी सीधे जुड़ी हुई है, तो वहाँ एआई नौकरियां छीन नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़े अवसर की तरह उभर रहा है। कृषि में अवसर कैसे? क्या खेत में अब रोबोट काम करेंगे? नहीं नहीं, रोबोट नहीं बल्कि डेटा काम करेगा। डेटा? हाँ, आज कई जगहों पर सैटेलाइट इमेजरी और खेत में लगे छोटे सेंसर्स की मदद से एआई ये तय कर पा रहा है कि मिट्टी को किस दिन कितने पानी या खाद की जरूरत है। ओह, प्रिसीजन फार्मिंग। बिल्कुल। ये डेटा सीधे किसान के स्मार्टफोन पर आता है। यहाँ एआई किसान को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि मौसम और फसल की सटीक भविष्यवाणी करके उसकी पैदावार को बढ़ा रहा है। और इस बीच स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में तो एआई किसी क्रांति से कम नहीं है ना? अरे वहां तो पूरा गेम ही बदल गया है। अब अपना खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत आसान हो गया है, खास तौर पर सैस प्रोडक्ट्स बनाना, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें बनाकर इंटरनेट पर रेंट या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बेचा जाता है। हाँ, सैस प्रोडक्ट्स की वेव आई हुई है। पहले ऐसा कोई बिजनेस शुरू करने के लिए कोडर, डिजाइनर और कॉपीराइटर की पूरी टीम चाहिए होती थी। आज कोई अकेला इंसान एआई टूल्स की मदद से वेबसाइट भी डिजाइन कर सकता है, कोड भी लिख सकता है और मार्केटिंग कैंपेन भी चला सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब माहौल इस तरह से बदल रहा है, जहाँ कुछ काम खत्म हो रहे हैं और कुछ नए बन रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान खुद को कैसे बचाए? सही सवाल है। इस नए दौर में टिके रहने के लिए कौन से हथियार डेवलप किए जाएं? इसे हम सर्वाइवल टूलकिट या फ्यूचर प्रूफिंग कह सकते हैं। लेकिन मुझे ना ये सर्वाइवल टूलकिट वाला शब्द थोड़ा किताबी लगता है। अगर मशीनें इतनी ही स्मार्ट हो गई हैं कि वो सब कुछ कर सकती हैं, तो एक आम इंसान कोई नई स्किल सीखकर क्या ही कर लेगा? इस टूलकिट में असल में ऐसा क्या है जो
मशीन नहीं कर सकती। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी टूल है एआई लिटरेसी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चैट जीपीटी खोलकर उसमें मज़े के लिए कुछ टाइप करे। इसका मतलब है अपने रोज़मर्रा के प्रोफ़ेशनल काम में इन टूल्स का गहराई से इस्तेमाल सीखना। प्रोफेशनल यूज़। हुँ। जो व्यक्ति इन टूल्स का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है ना, वो काम की रफ्तार और क्वालिटी में किसी भी आम व्यक्ति से 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। 3 गुना। और इसी से जुड़ा है दूसरा अहम टूल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बिल्कुल। शुरुआत में कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक फैंसी शब्द है, लेकिन इसका असल मैकेनिज्म ये है कि मशीन से बात कैसे करनी है, उसे सही निर्देश देने की कला क्या है। सही कहा। अगर मशीन से सही और सटीक सवाल नहीं पूछा गया, उसे सही कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया, तो वो सिर्फ कचरा ही जनरेट करेगी। मशीन से सही आउटपुट निकलवाना एक बहुत बड़ी स्किल बनने वाली है। और इसके साथ ही क्रिटिकल थिंकिंग की अहमियत भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। वो कैसे? देखिए, एआई सेकंड्स में ढेर सारा डेटा या रिसर्च दे सकता है, हम्म, लेकिन वो डेटा सही है या हेलुसिनेट किया हुआ है। हाँ, एआई की खुद की बनाई हुई गलत जानकारी। एग्जैक्टली क्या वो डेटा उस खास काम के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है, ये तय करना हमेशा एक इंसानी काम रहेगा। मशीनें आउटपुट तो जनरेट कर सकती हैं, लेकिन उस आउटपुट को परखना और उस पर सवाल उठाना इंसान का काम है। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो हैं ही, हम्म, नेगोशिएशन करना, मीटिंग रूम में सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना और पब्लिक स्पीकिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी एल्गोरिथम नहीं सिखा सकता। अगर हम इन सब बातों को एक फॉर्मूला में पिरोएं, तो फ्यूचर का अल्टीमेट फॉर्मूला बनता है डोमेन एक्सपर्टीज प्लस एआई टूल्स बराबर सुपर ह्यूमन। डोमेन एक्सपर्टीज और एआई। हाँ, उदाहरण के लिए एक डॉक्टर जिसके पास बरसों का तजुर्बा है, जब वो किसी बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए एडवांस्ड एआई का इस्तेमाल करता है, तो वो बहुत तेज और एकदम सटीक फैसले ले पाता है। ये दोनों का साथ होना इंडस्ट्री में एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एआई असल में एक आयरन मैन के सूट की तरह है। आयरन मैन का सूट, वाह। हाँ, मतलब बाहर से देखने में बहुत चमकीला, मॉडर्न और पावरफुल, लेकिन अगर उस सूट के अंदर टोनी स्टार्क जैसा कोई डोमेन एक्सपर्ट नहीं बैठा है, तो वो सूट लोहे का बस एक खाली डब्बा है। सूट अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, ये आयरन मैन वाला उदाहरण एकदम सटीक है, क्योंकि ये इसके काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से समझाता है। है ना? टोनी स्टार्क के पास इंजीनियरिंग का जो डोमेन नॉलेज था, उसी की वजह से वो सूट को सही कमांड्स दे पाता था। अगर किसी को पता ही नहीं है कि एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट कैसा दिखता है या एक सही कोड का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो वो इंसान एआई को सही प्रॉम्प्ट कैसे दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। एआई एक पावरफुल सूट तो है, लेकिन उस सूट का सही इस्तेमाल करने वाला दिमाग तो अपना ही लगाना पड़ेगा। सिर्फ अपने विषय का ज्ञान होने से या सिर्फ एआई चलाना जानने से कोई भी इस रेस में पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। इन दोनों का मिश्रण ही आगे ले जाएगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो निष्कर्ष बहुत साफ दिखाई देता है। क्या एआई नौकरियां लेगा? हाँ, जो काम रोबोटिक या रेपिटेटिव हैं, वो मशीनें कर लेंगी। लेकिन क्या वो इंसानों को बेकार कर देगा? बिल्कुल नहीं। जो इंसान इस बदलाव से आंखें चुराएगा, वो नुकसान में रहेगा। और जो इसे एक टूल की तरह अपनाएगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें, तो वहां भी यही पैटर्न नजर आता है। कैसे? जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, तो उन लोगों की नौकरियां चली गई जो हाथ से किताबें लिखते थे। उस वक्त भी समाज में बहुत डर फैला था कि अब लोग क्या करेंगे। हाँ, पैनिक तो हर दौर में होता है। लेकिन उसी प्रिंटिंग प्रेस ने पब्लिशिंग और पत्रकारिता की पूरी इंडस्ट्री को जन्म दिया और लाखों नए काम पैदा किए। सही बात है। और जब कैलकुलेटर्स आए, तो लोगों ने सोचा कि अब गणितज्ञों यानी मैथमेटिशियंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ। उन्होंने बेसिक जोड़ घटाव छोड़कर कैलकुलेटर की मदद से स्पेस साइंस और फिजिक्स की और भी जटिल समस्याओं को सुलझाना शुरू कर दिया। तकनीक हमेशा हमारा विस्तार करती है, रिप्लेसमेंट नहीं। ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स ना बहुत उम्मीद जगाते हैं। हमने देखा कि मशीनों ने हमारी शारीरिक मेहनत कम की
और अब एआई हमारी बेसिक दिमागी मेहनत को एल्गोरिदम्स के जरिए कम कर रहा है, ताकि इंसान सिर्फ हाई लेवल क्रिएटिव और कॉम्प्लिकेटेड काम कर सके। लेकिन लेकिन इस पूरी चर्चा से एक ऐसा सवाल भी उभरता है जिसने मुझे सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अच्छा, वो सवाल क्या है? सोचिए, सैकड़ों साल पहले इंसान खेती करता था, मीलों पैदल चलता था, बहुत भारी शारीरिक मेहनत करता था। फिर कारें आईं, मशीनें आईं और हमारी शारीरिक मेहनत खत्म हो गई। हम्म। अब हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए जो मेहनत हम पहले जिंदगी जीने के लिए करते थे, जी। उसके लिए हमें जिम बनाने पड़े। जिम में हम सिर्फ अपने शरीर को चुस्त रखने के लिए बेवजह लोहे का वजन उठाते हैं। ये तो एकदम सही बात है। तो अब अगर एआई हमारे जीवन से बेसिक दिमागी कसरत, वो छोटे छोटे काम सुलझाने का, रोजमर्रा का संघर्ष, हिसाब लगाना या बेसिक ड्राफ्ट लिखना पूरी तरह से खत्म कर देगा, तो क्या हमारा इंसानी दिमाग उतना तेज और क्रिएटिव रह पाएगा? वाह, ये तकनीक से ज्यादा इंसानियत के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में इंसानियत को अपनी सोचने की क्षमता को जिंदा और तेज रखने के लिए जानबूझ के खुद को कुछ मुश्किल दिमागी काम सौंपने पड़े? कॉग्निटिव जिम? हाँ, क्या भविष्य में हमें मेंटल जिम या कॉग्निटिव जिम जाने की जरूरत पड़ेगी, जहां हम सिर्फ अपने दिमाग को जंग लगने से बचाने के लिए वो काम करेंगे जो एआई बस एक सेकंड में कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। शुरुआत में हमने बात की थी कि एआई का भविष्य किसी हॉलीवुड की डरावनी साईफाई फिल्म और एक मोटिवेशनल सेमिनार के बीच में कहीं झूल रहा है। शायद असली भविष्य इन दोनों में से कोई नहीं है। शायद असली भविष्य एक चुनौती है। अपनी इंसानियत, अपनी कमजोरियों और अपनी सोचने की क्षमता को बचाए रखने की एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती। बिल्कुल। जब मशीनें हमारे लिए सोचेंगी तो इंसान क्या सोचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय को पूरी तरह परिभाषित करेगा। और ये एक ऐसा विचार है ना, जिसे किसी रिपोर्ट या डेटा से नहीं समझा जा सकता। इसके जवाब हमें खुद एक समाज के रूप में खोजने होंगे। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले विषयों की तह तक जाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।